तो हम बात कर रहे थे कनेक्शन सिस्टम की। कनेक्शन सिस्टम, अब सीवीएस में कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। सीवीएस। ओके, अब आवाज आ रही है? फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ ऑफ आर्ट। अच्छा बेटा, इसका और बता देता हूँ आपको। बेटा इसने ये कहा था, इसने दो चीजों के बारे में बताया था। वन वाज वेनस रिटर्न, अदर वाज स्ट्रोक वॉल्यूम, एंड थर्ड वन वाज कार्डिक आउटपुट। ओके, फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बेटा इसने ये कहा था, तीन चीज़ों के बारे में हमें बताया था। वन वाज कार्डिक आउटपुट, सेकंड वाज वेनस रिटर्न, एंड थर्ड वन वाज स्ट्रोक वॉल्यूम। ओके, इसी जी बेटा रिपीट कर दूंगा। अब इसने ये बताया था कि अगर हम हार्ट रेट कम करते हैं और अगर स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो उसके रिजल्ट में जो कार्डिक आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा इसने ये कहा था कि अगर हम हार्ट रेट ज़्यादा करते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम कम करते हैं, तो उसके रिजल्ट में जो कार्डिक आउटपुट है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। अगेन बेटा बता रहा हूँ, इसने जो चीज़ें डिस्कस की थी लॉ के अकॉर्डिंग, इसने ये कहा था कि अगर हम हार्ट रेट कम करते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा करते हैं, तो उसके रिजल्ट में जो कार्डिक आउटपुट है दैट विल बी इंक्रीज्ड। अगर हम किसी वजह से जो हार्ट रेट है वो ज़्यादा कर देते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम कम कर देते हैं, तो उसके रिजल्ट में कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगी। इसके अलावा इसने ये भी कहा था कि जो वेनस रिटर्न है ना, वो आपकी कार्डिक आउटपुट के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। जितनी ज़्यादा वेनस रिटर्न होएगी उतनी ज़्यादा कार्डिक आउटपुट होएगी, क्योंकि जो हार्ट है उसको फोर्सफुली ब्लड को इजेक्ट करना पड़ेगा। जितना ब्लड ज़्यादा उसके अंदर आएगा उसको फोर्सफुली इजेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए उसकी जो कार्डिक आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन ईसीजी बेटा रिपीट कर देता हूँ। कैपिटरी एक्सचेंज,
एटीरियल रिफ्लेक्स बेटा, एटीरियल रिफ्लेक्स का क्या आइडिया देना है? जल्दी बोलें बेटा, जल्दी क्वेश्चन पूछ लें, उसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम भी हमने रिवाइज करना है। क्रोनरी सर्कुलेशन भी हमने करनी है बेटा, क्रोनरी सर्कुलेशन। ओके ओके, कार्डियक रिदमियास भी बेटा बता देता हूँ, परकंजी फाइबर पे भी बता देता हूँ। ठीक है, परकंजी फाइबर बेटा ये होते हैं कि जब राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस बनती हैं ना, तो उसके रिजल्ट में राइट और लेफ्ट जो बंडल ब्रांचेस हैं ये आगे माइन्यूट फाइबर्स के अंदर डिवाइड हो जाती हैं, या माइन्यूट फाइबर या फिब्रल्स के अंदर डिवाइड होती हैं, तो उसको कहा जाता है परकंजी फाइबर्स। ठीक है, ओके। अगर हम क्रोनरी सर्कुलेशन के बारे में बात कर लेते हैं, क्रोनरी सर्कुलेशन में ये होता है कि जो 5% ऑफ कार्डिक आउटपुट होती है वो हार्ट को रिक्वायर्ड होती है। एओर्टा के करीब से क्रोनरी आर्टरी निकलती है, वो आगे डिवाइड हो जाती है राइट और लेफ्ट क्रोनरी आर्टरीज के अंदर। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड इजेक्ट करता है ना, तो जो कार्डिक आउटपुट का 5% ब्लड है वो हार्ट को इटसेल्फ जा रहा होता है। उसके बाद ये कैपरीज में डिवाइड हो जाती हैं। कैपरीज डिवाइड होने के बाद इनके अंदर कोलेटरल फ्रूट्स बनते हैं, और एट द एंड वेन्स बनना शुरू हो जाती हैं, कार्डियक वेन्स बन जाती हैं, और कार्डियक वेन्स बनने के बाद जो ब्लड सप्लाई है अगेन राइट एट्रियम के अंदर ड्रेन होती है। अब इसकी जो क्रोनरी सर्कुलेशन है उसमें ये है कि क्रोनरी जो आर्टरी है ये एओर्टस के करीब से ओरिजिनेट हो रही होती है, राइट और लेफ्ट क्रोनरी आर्टरी के अंदर डिवाइड हो जाती हैं। उसके बाद ये सर्कमफ्लेक्स आर्टरी बनाती हैं, देन इंटीरियर पोस्टीरियर इंटरवर्टिबुलर आर्टरी के अंदर डिवाइड हो जाती हैं, मार्जिनल आर्टरी के अंदर डिवाइड हो जाती हैं। उसके बाद ये क्रोनरी कैपरीज बनाती हैं, देन वेन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, स्मॉल वेन्स जॉइन होती हैं, वो कार्डियक वेन्स, लार्ज कार्डियक वेन्स बनाती हैं, और लार्ज जो कार्डियक वेन्स होती हैं ये अगेन जो ब्लड है वो राइट एट्रियम के अंदर ड्रेन कर देती हैं। इस तरह इनकी जो ब्लड सप्लाई है ये मेंटेन रहती है। हार्ट वाल्व्स के अंदर बेटा यहाँ पे आप लोगों के क्वेश्चन थे, बॉडी टेंडिनाई क्या होती हैं, पेपरी मसल क्या होते हैं, परकंजी फाइबर्स क्या होते हैं, ये क्वेश्चन थे ना। इसके अलावा ओके, यहाँ से मैं डायग्राम से आपको समझाता हूँ कि परकंजी फाइबर क्या होते हैं, पेपरी मसल क्या होते हैं। ओके, क्रोनरी सर्कुलेशन में बेटा ये है कि जो क्रोनरी आर्टरी होती है ना, ये लेफ्ट वेंट्रिकल जहाँ से एओर्टा ओरिजिनेट हो रहा होता है या निकल रहा होता है वहाँ से ये निकलती है। उसके बाद ये राइट और लेफ्ट करोनरी आर्टरी के अंदर डिवाइड हो जाती है, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी बनती है, वर्टिब्रल इंटरवर्टिब्रल इंटीरियर पोस्टीरियर आर्टरी बनती हैं। देन ये कैपरीज के अंदर डिवाइड होती हैं, कैपरीज के अंदर डिवाइड होने के बाद कार्डियक वेन्स बनती हैं, और कार्डियक वेन्स लार्ज कार्डियक वेन्स बनने के बाद ये अगेन राइट एट्रियम ऑफ दी हार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई या ब्लड सर्कुलेशन फेंक देती हैं।
तो ये कॉर्डनी टेंडिनाई इसमें दिया गया है। अच्छा, अब बेसिकली कॉर्डनी टेंडिनाई होते क्या हैं बेटा? ये जो कॉर्डनी टेंडिनाई होते हैं ना, बेसिकली ये स्ट्रैंड्स होते हैं हार्ट के अंदर। जिस तरह सिंपल आप कह दें कि धागे होते हैं ना, इसी तरह इनको नॉर्मली हार्ट स्ट्रिंग्स भी कहा जाता है। अब इनका जो मेनली काम क्या होता है कि ये एवी वाल्व होते हैं ना, इनको इन्होंने होल्ड करके रखना होता है। अगेन बेटा, कॉर्डनी टेंडिनाई जो आप लोगों को सबसे ज़्यादा मुश्किल लग रहा था, कॉर्डनी टेंडिनाई बेटा जिस तरह स्ट्रिंग होती है, धागे होते हैं ना, ये हार्ट के स्ट्रिंग होती हैं। कॉर्डनी टेंडिनाई को दूसरा नाम आई थिंक हार्ट स्ट्रिंग्स भी कहा जाता है। अब इन्होंने क्या करना होता है कि ये जो एवी वॉल्व होते हैं ना, इनको इन्होंने स्ट्रेंथन करके रखना होता है, टाइट करके रखना होता है। और उसके साथ पड़े होते हैं पेपलरी मसल्स। अब पेपलरी मसल्स इनको अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अगर किसी वजह से कॉर्डनी टेंडिनाई ख़राब हो जाते हैं या पेपलरी मसल की अटैचमेंट ख़राब हो जाती है, तो उसके रिज़ल्ट में उसका इफ़ेक्ट क्या होता है कि ये वॉल्व्स होते हैं ये कंप्रोमाइज़ होना शुरू हो जाते हैं। टेंडेंस होते हैं जो, अच्छा, एग्जैक्टली बेटा, ये ओपन और क्लोज करने में हेल्प आउट करवा रहे होते हैं कॉर्डनी टेंडिनाई। ठीक है। और पेप्टरी मसल क्या होते हैं बेसिकली? पेप्टरी मसल बेटा ये एग्जैक्ट जो कप्स होते हैं ना, ये कस्प्स होते हैं एवी वाल्व के, चाहे वो मिट्रल वाल्व है, चाहे वो ट्राइकस्पिड वाल्व है। तो इन्होंने क्या करना होता है कि जो कॉर्डनी टेंडिनाई होते हैं उनके साथ इन्होंने अटैच करके रखना होता है। जो कस्प होते हैं उनको अटैच करके रखना होता है, ताकि जब इनकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो तो उसके रिजल्ट में जो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ एवी वाल्व है उसको मैक्सिमाइज किया जा सके, उसको रेगुलराइज किया जा सके। अगर पेपलरी मसल की अटैचमेंट खराब हो जाती है या कॉर्डनी टेंडिनाई की अटैचमेंट या हार्ट स्ट्रिंग खराब हो जाते हैं, तो उसका इफेक्ट अगेन एवी वाल्व्स के ऊपर पड़ता है, चाहे वो ट्राइकस्पिड या बाइकस्पिड वाल्व हों या मिट्रल वाल्व हों। तो दोनों के अंदर जो स्ट्रेंथ होती है, जब उन्होंने कंट्रैक्ट और रिलैक्स, वेंट्रिकल ने कंट्रैक्ट और रिलैक्स करना होता है, तो इन्होंने ओपनिंग और क्लोजिंग को मेंटेन करना होता है। और बेटा वीडियो ऑडियो अब पता नहीं क्यों स्टॉप हो जाती है, लेकिन यहाँ पे बाकी लोगों को मसला नहीं आ रहा। ठीक है, ये पेपरी मसल और कॉर्डनी टेंडिनाई था। अच्छा बेटा, अर्टीरियल रिफ्लेक्स के बारे में आप पूछ रही थी कि अर्टीरियल रिफ्लेक्स क्या होती है, वो किस लिहाज से पूछ रही थी आप? एग्जैक्टली बेटा, पेपरी मसल ने कॉर्डनी टेंडिनाई को अटैच करके वॉल्व के साथ रखना होता है। और जो कॉर्डनी टेंडिनाई आई, दीज आर हार्ट स्ट्रिंग्स, के हार्ट के जो धागे होते हैं उनको कॉर्डनी टेंडिनाई कहा जाता है। ओके। और अर्टीरियल रिफ्लेक्स किसी ने पूछा हुआ था बेटा, वो किस लिहाज से पूछ रही थी आप अर्टीरियल रिफ्लेक्स से? अर्टीरियल रिफ्लेक्स एक तो बेटा ये होती है कि जब हार्ट रेट इंक्रीज होता है ना, तो उसके रिजल्ट में अर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो ये एक अर्टीरियल रिफ्लेक्स या ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स भी उसे कहा जाता है। आई थिंक आप ब्लड प्रेशर के रिलेटेड अगर पूछ रही थी, तो उसमें ये ब्लड प्रेशर को कम करवा रही होती है। अर्टीरियल रिफ्लेक्स या ब्रेन ब्रिज जो रिफ्लेक्स होती है, या वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, उसके अंदर स्ट्रेच ज़्यादा होती है, तो ये एक्टिवेट हो जाती है। और ये एक्टिवेट होने के रिजल्ट में कार्डिक आउटपुट को डिक्रीज करवा रही होती है बेसिकली, अगर आप ब्लड प्रेशर के रिलेटेड पूछ रही थी तो। इसके अलावा और क्वेश्चन जल्दी पूछें बेटा।
अच्छा, ईसीजी अभी कर लेते हैं। ईसीजी क्या होता है? एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है जिसको हम एक पेपर के ऊपर नोट कर रहे होते हैं। एंड पेपर इज नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है जब उसके ऊपर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को नोट किया जाता है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ओके, कार्डियो के रिदमियास पे टकरा देता हूँ। अब जैसे ही ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट हो रही होती है तो उसका एक नॉर्मल रिदम होता है, दैट इज नोन एज साइनस रिदम। अब ये जो साइनस रिदम होता है ये बेटा 60 to 100 बीट पर मिनट के हिसाब से होता है। अगर हार्ट रेट कम होएगा तो उसको ब्रेडिकार्डिया कहा जाता है, हार्ट रेट ज़्यादा होएगा तो उसको टैकीकार्डिया कहा जाता है। अब जैसे ही ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होती है ना, तो उसके रिजल्ट में आर्टीरियल डीपोलराइजेशन होती है। हम बात कर रहे थे डीपोलराइजेशन की। तो ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होएगी, डीपोलराइजेशन होएगी, डीपोलराइजेशन के रिजल्ट में पी वेव बन जाएगी। ओके, उसके बाद एवी नोडल डिले होता है। जैसे ही एवी नोडल डिले होगा तो 0.1 सेकेंड के लिए एवी नोडल डिले होता है। अब ये इस डिले के अंदर जो QRS कम्प्लेक्स बनना शुरू हो जाता है और उसके साथ जो वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब जैसे ये ब्लड आएगा आगे राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस की तरफ, राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस की तरफ आने के रिजल्ट में वेंट्रिकल डीपोलराइज हुआ था, और जब वेंट्रिकल की रीपोलराइजेशन होगी तो उसके रिजल्ट में टी वेव बन जाती है। ये मेनली तीन ही चीज़ें होती हैं। आर्टीरियल डीपोलराइजेशन पी वेव बना रही होती है, एवी नोडल जो डिले है और वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन है ये QRS कम्प्लेक्स बनाती हैं, और जो वेंट्रिकल की रीपोलराइजेशन है वो टी वेव बना रही होती हैं। Diagnostic test to show the heart activity on the graph paper, exactly ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी उसी को कहा जाता है। ठीक है, तो ये वेव बनती हैं, सिगमेंट बनते हैं, इंटरवल्स बन रहे होते हैं, पी वेव बन रही होती है, आर्टीरियल डीपोलराइजेशन के रिजल्ट में QRS कम्प्लेक्स बनता है, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन और एवी नोडल डिले की वजह से और टी वेव बन रही होती है। की वेव बन रही होती है ये वेंट्रिकल की डीप रीपोलराइजेशन के रिजल्ट में। इसी तरह PR सिगमेंट और ST सिगमेंट बन रहे होते हैं, और PR इंटरवल जो P और R के दरमियान डिस्टेंस होता है वो इंटरवल बना रहे होते हैं, और QRS इंटरवल होता है और QT इंटरवल बन रहे होते हैं। अब ये जो ECG है ये टोटल डिपेंड कर रही होती है एक्शन पोटेंशियल के ऊपर। अब ये जो एक्शन पोटेंशियल है इसमें कैल्शियम इनसाइड आ रही होती है और पोटाशियम आउटसाइड जा रहा होता है। सोडियम का इनफ्लक्स होता है, पोटाशियम का आउटफ्लक्स होता है। अब अगर हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की बात करें तो ये -60 भी बुक के अंदर दिया गया है जिसको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहा जाता है, और -70 मिली वोल्ट होता है जिसको अगेन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का नाम दिया गया है। सोडियम इनसाइड आएगा, इनसाइड आने के रिजल्ट में जो मायोकार्डियम है उसकी डीपोलराइजेशन होना शुरू हो जाएगी। डीपोलराइजेशन होगी फॉलोड बाय रीपोलराइजेशन। अब डीपोलराइजेशन के अंदर क्या होगा कि जो एवी नोड है इसके अंदर स्लो कंडक्शन होना शुरू होती है, और जो करंट है वो एवी नोड के ऊपर फॉर फ्यू सेकंड्स के लिए रुकता है, जिसे एवी नोडल डिले कहा जाता है। अब ये जो एवी नोडल टिश्यू के अंदर क्या क्या चेंजेस आती हैं कि डीपोलराइजेशन होती है, कैल्शियम डिपेंडेंट होती है जिसकी वजह से ये स्लो कंडक्टर है, और जो सोडियम है उसकी वजह से जो कंडक्शन होगी या डीपोलराइजेशन होती है वो फास्ट होती है। इसलिए जो एवी नोड के अंदर कंडक्शन हो रही होती है दैट इज सोडियम डिपेंडेंट और ये स्लो, और सॉरी ये कैल्शियम डिपेंडेंट होती है और दैट्स व्हाई इट इज अ स्लो कंडक्शन, स्लो डीपोलराइजेशन। उसके अलावा उसके साथ क्या होता है कि डायमीटर पे डिपेंड कर रहा होता है कि करंट को रेजिस्टेंस क्या है। अब इसके अंदर इंटरकलेटेड डिस्क नहीं है, जहाँ पे इंटरकलेटेड डिस्क होंगे और गैप जंक्शन कम होंगे तो वहाँ पे जो करंट है वो स्मूथली मूव कर जाएगा, और जहाँ पे गैप जंक्शन कम होंगे इसके अलावा डायमीटर कम होएगा तो वहाँ पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट होती है, वहाँ से जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो अगेन जनरेट नहीं हो रही होती। रिपोलराइजेशन में इन बेटा कंट्रक्शन होती है, रिपोलराइजेशन का मतलब रिलैक्सेशन नहीं होता। रिपोलराइजेशन का मतलब होता है कि दोबारा अपनी नॉर्मल हालत में आना, ताकि अगेन अगर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की ज़रूरत होती है तो वो इनिशिएट की जा सके, एक्साइटेशन की जा सके या एक्साइटेबिलिटी की जा सके। ठीक है, और इसका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो -60 मिली वोल्ट होता है,
और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ये डिपेंड कर रहा होता है कैल्शियम गेटेड चैनल के ऊपर, जो कि परमानेंटली उस टाइम क्लोज हो चुकी होती हैं। परकंजी फाइबर में फास्ट कंडक्शन होती है, उसके रिजल्ट में क्या होता है कि यहाँ पे गैप जंक्शन ज़्यादा होते हैं। ओके, बैरो रिसेप्टर्स का बेटा बता देता हूँ। ये जो एटीरियल रिफ्लेक्स होती है ये ब्रेन रिफ्लेक्स होती है, ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स होती है, और ये बैरो रिसेप्टर ही बेटा इसको ट्रिगर कर रहे होते हैं। आर्क ऑफ एओर्टा और करोटिड साइनसेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। बता देता हूँ बेटा ये बैरो रिसेप्टर के बारे में भी। इसके अलावा जो डीपोलराइजेशन होती है ये सोडियम डिपेंडेंट होती है, और सोडियम इज़ ए गुड कंडक्टर, इसलिए यहाँ पे कंडक्शन ज़्यादा हो रही होती है। पर कंची फाइबर के अंदर जो कंडक्शन है ये सबसे ज़्यादा हो रही होती है, क्योंकि मोर गैप जंक्शन होती हैं और ये सोडियम डिपेंडेंट होती है। इसके अलावा रेजिस्टेंस कम होती है, और जो डायमीटर्स ऑफ एवी नोडल सेल है वो ज़्यादा होता है। बेटा जो ईसी, अच्छा ओके, एवी नोडल डिले के बारे में इंटरकलेटेड इसके बारे में बता देता हूँ बेटा। बेटा जो ईसीजी है ये किसी एक चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती। अब ईसीजी में हम बेटा एक्शन पोटेंशियल भी सेम टाइम पे नोट कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी भी सेम टाइम पे नोट कर रहे होते हैं। अगर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाता है, कॉर्डनी टेंडिनाई के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाता है, एवी नोडल डिले के अंदर प्रॉब्लम आ जाता है, कंडक्शन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो अल्टीमेटली ईसीजी इफेक्ट होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जो हार्ट है उसका रेट है, रिदम है, एम्पलीट्यूड है उसका, उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। इसके अलावा टी वेव है, पी वेव है, पी आर इंटरवल है, क्यू वेव है, क्यू आर एस कम्प्लेक्स है, उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है बेटा। ये कोई एक चीज़ नहीं है जिसके ऊपर हम कह सकें कि ईसीजी सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। ओके, इसके अलावा इंटरकलेटेड डिस्क क्या होती हैं बेटा? बेटा जो मायोकार्डियल सेल होता है ना, उसके अंदर जो स्ट्राइएशन होती है, जो पार्टीशन हुई बड़ी होती है, उनको कहा जाता है इंटरकलेटेड डिस्क। अब बेसिकली ये इंटरकलेटेड डिस्क का काम क्या होता है कि जो कार्डियक मसल्स होती हैं ना, उनको एक दूसरे के साथ होल्ड करके रखना होता है, या एक दूसरे के साथ अटैच करके रखना होता है, और जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको आगे नेक्स्ट जो इंटरकलेटेड डिस्क होती है उसकी तरफ ट्रांसमिट करना होता है, या ट्रांसफ़र करना होता है। ओके, कार्डिक रिदमियाज हम डिस्कस कर लेते हैं कि कार्डिक रिदमियाज क्या होते क्या हैं। बेसिकली जब हार्ट नॉर्मल साइनस रिदम से डेविएट करेगा तो उसको कहा जाता है कार्डिक रिदमियाज। और साइनस रिदम के लिए बेटा ये 3 से 4 चीज़ों का होना ज़रूरी होता है। अब इन 4 चीज़ों के अंदर पहली जो चीज़ ये है कि जो हार्ट रेट होना चाहिए वो 60 to 100 बीट पर मिनट के हिसाब से होना चाहिए। ओके, और हर बीट का जो ओरिजिन है वो ऐसे नोड होना चाहिए। पहली चीज़ है कि जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट हो रही है उसमें ऐसे नोड से जनरेट होनी चाहिए, और उसका जो रेट है वो 60 to 100 बीट पर मिनट के हिसाब से होना चाहिए। उसके अलावा तीसरी चीज़ है कि जो सारी इम्पल्सेस है ना वो एक नॉर्मल कंडक्शन पाथवे को फॉलो करें। जैसे ऐसे नोड से जनरेट हुई थी, देन एवी नोड के ऊपर जाएं, देन बंडल ऑफ एज के ऊपर जाएं, देन बंडल ब्रांचेस की तरफ जाएं, या राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस की तरफ जाएं, और देन जाके परकंजी फाइबर की तरफ मूव करें। तो ये एक नॉर्मल कंडक्शन पाथवे है। अगर इस कंडक्शन पाथवे के अंदर भी डेविएशन आएगी तो वो नॉर्मल साइनस रिदम नहीं होगा। चौथी चीज़ ये है कि एक नॉर्मल वेलोसिटी के साथ मूव करने, ये ना हो कि कहीं पे एक्साइटेबिलिटी ज़्यादा हो गई है, लाइक ऐसे नोड ख़राब हो गया तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एवी नोड जनरेट कर रहा है, या एवी नोडल डिले का जो टाइम ड्यूरेशन है वो इंक्रीज़ हो गया है, ये जो फिब्रल्स हैं या परकंजी फाइबर्स हैं उनके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया है, तो वो जो वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन सिस्टम है या कंडक्शन की जो वेलोसिटी है वो कम या ज़्यादा हो गई है। अगेन ये नॉर्मल साइनस रिदम को अंदर डेविएशन लेके आएगी। तो इसलिए ये 4 चीज़ें नॉर्मल साइनस रिदम के होना ज़रूरी होता है।
हार्ट रेट का नॉर्मल होना जो कि 60 to 100 बीट्स पर मिनट के हिसाब से ज़रूरी है। दूसरा, हर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, हर बीट ऐसे नोड से ओरिजिनेट होनी चाहिए, नॉर्मल कंडक्शन पाथवे को फॉलो करना चाहिए और उनकी जो पाथवे की वेलोसिटी है वो नॉर्मल होनी चाहिए। अगर ये इनमें से कोई एक की डेविएशन होएगी तो दैट विल लीड टू कार्डियक अरिथमियाज। और कार्डियक अरिथमियाज में अगर लेस देन 40 to 60 बीट्स पर होएंगी मिनट तो उसको माइल्ड ब्रेडिथमिया कहा जाएगा। अगर 20 to 40 हैं तो मॉडरेट ब्रेडियरिथमियाज की तरफ जाएगा, और अगर लेस देन 20 हैं तो सवेयर ब्रेडियरिथमियाज की तरफ जाएगा। इसी तरह अगर 100 से लेके 150 बीट्स पर मिनट के हिसाब से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट हो रही है तो दैट इज नोन एज साइनस टैकीरिथमियाज। हार्ट रेट जब मोर देन 100 होता है तो दैट इज नोन एज टैकीकार्डिया, और जब लेस देन 60 होता है तो उसको ब्रेडिकार्डिया कहा जाता है। गॉट इट। इसी तरह अगर 150 से लेके 250 बीट पर मिनट के हिसाब से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट हो रही है तो दैट इज प्रॉक्सिमल टैकीरिथमियाज। 250 से 350 तक है तो ये एट्रियल और वेंट्रिकल फ्लटर्स जिसे कहा जाता है, और मोर देन अगर 350 थे उनको फिब्रिलेशन कहा जाता है। और ये मेनली आर्टीरियल और वेंट्रिकल के पाथवे को बेटा क्या रिपीट करना है, डेविएशन करवा रहे होते हैं। ठीक है, ओके। बेटा इंटरकलेटेड डिस्क के बारे में मैंने ये बताया है, कार्डियक जो मसल्स होते हैं ना या मायोकार्डियल जो सेल्स होते हैं उनके अंदर जो स्ट्राइएशन होती है उनको कहा जाता है इंटरकलेटेड डिस्क। अब ये जो इंटरकलेटेड डिस्क होती हैं बेटा, इनका ये काम होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उनको जनरेट करना होता है। बेसिकली ये जो इंटरकलेटेड डिस्क होती हैं ना, ये डिपेंड कर रही होती हैं गैप जंक्शंस के ऊपर। अगर तो गैप जंक्शन वाइड हैं तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इजीली जनरेट हो जाएगी, इजीली आगे मूव कर जाएगी। अगर जो गैप जंक्शन वो कम है तो इलेक्ट्रिकल जो एक्टिविटी है वो मूव करते हुए उसे टाइम लगेगा। तो इसलिए जो इंटरकलेटेड डिस्क होते हैं ये डिपेंड कर रही होती हैं गैप जंक्शंस के ऊपर, और ये हार्ट के मसल्स के अंदर या कार्डियक मसल्स के अंदर जो स्ट्राइएशन होती है, जो सिग्नल को ट्रांसमिट कर रही होती है बिटवीन द सेल या सेल टू सेल जो कम्युनिकेशन करवा रही होती हैं उनको कहा जाता है इंटरकलेटेड डिस्क। ओके। और बेटा आप पेपर अटेम्प्ट करने के लिए आपको बुक ज़रूर पढ़नी पड़ेगी। ये जो स्लाइड्स होती हैं ये शॉर्टकट होता है बुक का, लेकिन मैंने क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सिनेरियो बेस्ड हैं बेटा। अगर आप लोगों को ने बुक पढ़ी होगी तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। मसलन एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि जिस तरह हमने स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट पढ़ी है, अगर मैं ये कह देता हूँ कि स्ट्रोक वॉल्यूम के अंदर कोई डेविएशन आ गई है, उसकी काज क्या हो सकती है, तो आप लोगों को काज का पता होना चाहिए कि अच्छा यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा तो कार्डियक आउटपुट कम हो सकती है। सपोज एक पेशेंट आपके पास आता है, आपने उसका ब्लड प्रेशर चेक किया है, ब्लड प्रेशर चेक करने के रिजल्ट में उसका जो ब्लड प्रेशर था, सपोज कह रहा हूँ वो 60/40 था, तो उसके अंदर वेनस रिटर्न कम होने के रिजल्ट में उसकी कार्डियक आउटपुट कम हो चुकी है। आपने उसमें फैक्टर आइडेंटिफाई करना है कि किस फैक्टर की वजह से उसकी जो कार्डियक आउटपुट है वो कम हो गई है। अब उस फैक्टर्स के अंदर डिफरेंट आपको चीज़ें दी गई होंगी, लाइक उसका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो प्रॉपर कंट्रोल नहीं कर रहा, पेशेंट को इंटरनल ब्लीड हो रहा है, या पेशेंट्स के अंदर कोई परमानेंटली वेजोडाइलेशन हो चुकी है, या पेशेंट्स का किडनी ख़राब हो चुका है जो नॉर्मल कार्डियक आउटपुट को मेंटेन नहीं करा या फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन नहीं करा, या हो सकता है किडनी का जो राज सिस्टम है वो मेंटेन नहीं करा। तो इस तरह आपको एक सिनेरियो दिए जाएंगे और आपने उस एक्यूरेट सिनेरियो को आइडेंटिफाई करना है कि इसमें पूछा क्या गया है। आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। थोड़े ट्रिकी हैं लेकिन आप एक दो दफ़ा MCQs पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ आएगी, अदरवाइज़ आप लोग अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, और आप ये कहेंगे कि सर आपने मुश्किल पेपर बनाया, तो पेपर मुश्किल नहीं है, आपको अटैम्प्ट करना आना चाहिए। इसके अलावा और कोई क्वेरी है तो बेटा वो पूछें जल्दी से, वरना हम लिम्फेटिक सिस्टम को थोड़ा सा देख लेते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम अगेन इम्पॉर्टेंट है। ओके, कार्डियक आउटपुट और ये स्ट्रोक वॉल्यूम बेटा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी जो कार्डियक आउटपुट होती है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है तो 1 मिनट के अंदर जितना ब्लड इजेक्ट कर रहा होता है उसको कहा जाता है कार्डियक आउटपुट।
और जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वो पर बीट जितना ब्लड है, पर बीट जितना ब्लड इजेक्ट हो रहा होता है उसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहा जाता है। बेटा वाइवा में जैसे मर्जी आंसर करें, लेकिन अगर आप लोग नहीं बताएंगे सही तो मैं आप लोगों को मार्क्स नहीं दूंगा। ऑटो रेगुलेशन बेटा ये होती है कि किसी भी ऑर्गन की एबिलिटी, इट्स ओन एबिलिटी टू मेंटेन इट्स ओन ब्लड फ्लो, ये इट्स ओन ब्लड सप्लाई इज नोन एज ऑटो रेगुलेशन। अब हार्ट की ऑटो रेगुलेशन, ब्रेन की ऑटो रेगुलेशन होती है, किडनी की ऑटो रेगुलेशन होती है, लीवर की ऑटो रेगुलेशन हो रही होती है। ठीक है, तो इसमें हम कार्डिक आउटपुट की अगर बात कर लेते हैं तो कार्डिक आउटपुट मेनली डिपेंड्स कर रही होती है हार्ट रेट के ऊपर और स्ट्रोक वॉल्यूम के ऊपर। और इसको कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है वो कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई हार्ट रेट है। और इस तरह अगर सिनेरियो में क्वेश्चन कोई आ जाता है कि एक पेशेंट है, उसका हार्ट रेट इतना है, उसका स्ट्रोक वॉल्यूम इतना है, तो कैन यू कैलकुलेट द इट्स कार्डिक आउटपुट, तो डेफिनेटली आप उस फार्मूले से कैलकुलेट करके उसका एक्यूरेट रिजल्ट शो कर सकते हैं। इसके अलावा फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, ये डिपेंड कर रहे होते हैं कार्डिक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम के ऊपर। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ये अगेन देख लीजिएगा एक दफ़ा इनको। ठीक है, तो अभी हम एक दफ़ा देख लेते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम को थोड़ा सा देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, ये आप उस टाइम आर्टीरियल ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स पूछ रही थी। ब्लड प्रेशर डेफिनेटली बेटा ये ऐसे नोड्स को स्टिमुलेट करवा रही होती है डेफिनेटली। ठीक है, बैरो रिसेप्टर्स एंड एट्री और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की स्टिमुलेशन को इंक्रीज करवाती है। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम को एक दफ़ा बेटा थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि आप लोगों को अगर उसमें से कुछ मुश्किल लगता है तो वो मुझे बता दें कि लिम्फेटिक सिस्टम में आपने क्या चीज़ें मुश्किल लग रही हैं। बेटा इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक वो पाथवे है, वो फैक्टर नहीं है जो ब्लड कोगुलेशन करवा रहे होते हैं, अगर आप वो पूछना चाह रही हैं तो। बेटा लिम्फेटिक सिस्टम की डिजीजेस तो नहीं है, लेकिन अगर आप अपने बिहाफ पे करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। ओके बेटा, बेसिकली इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दो तरह से पाथवे होते हैं। सॉरी, पहली चीज़ तो ये है कि कोगुलेशन कैसे होती है, ये अगर आपको पता होगा तो आपके लिए इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे समझना मुश्किल नहीं होगा। अब सपोज किसी भी जगह पे कोई कट लगता है ना, तो जब वो जो डैमेज ब्लड वेसल्स होती है वो हील आउट होती है और ब्लड स्टॉप हो जाता है। ओके, ये बेटा इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे के बाद हम लिम्फेटिक सिस्टम की ओवरव्यू कर लेते हैं। तो उसको कहा जाता है हीमोस्टेसिस, HAEMOSTASIS, हीमोस्टेसिस नॉट होम्योस्टेसिस। ठीक है, या होम्योस्टेसिस उसको भी नहीं कहा जाता। तो हीम का मतलब होता है कि ब्लड, स्टेसिस का मतलब होता है कोगुलेशन।
अब ये डिपेंड कर रहा होता है बेटा इंजरी के ऊपर। अगर डैमेज थोड़ा हुआ है तो ये विद इन 15 सेकेंड्स जो इंजरी होती है वो रिजॉल्व हो जाती है, या ब्लड जो ब्लीड कर रहा होता है वो स्टॉप हो जाता है। उस कंडीशन को कहा जाता है हीमोस्टेसिस। अब सबसे पहले बेटा इसके अंदर ये होता है कि वेजोकंस्ट्रिक्शन होती है, दूसरा प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होती है, और तीसरा कोगुलेशन या ब्लड क्लॉट हो जाता है। वेजोकंस्ट्रिक्शन के रिजल्ट में बेटा ये होता है कि जैसे प्लेटलेट और डैमेज ब्लड वेसल के कांटेक्ट में आते हैं ना, तो उनकी एडिशन और एग्रीगेशन होती है। अब जैसे ही ब्लड वेसल्स रैप्चर होती है, रैप्चर होने के रिजल्ट में एक प्लेटलेट आएगा। प्लेटलेट जैसे ही आएगा वो क्या करेगा कि अपनी डैमेज होएगा, एडीपी रिलीज करेगा। एडीपी रिलीज होने के रिजल्ट में वो एडीपी और ज़्यादा प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट कर रही होती है। एक कंडीशन ये होती है। दूसरा, उस ब्लड वेसल्स के अंदर वहाँ पे सर्टेन केमिकल मीडिएटर्स रिलीज होते हैं, जिनके अंदर बेटा थ्रोम्बोक्सिन्स हैं मेनली, या प्रोस्टाग्लैंड्स भी हैं। वो क्या करते हैं कि ये वेजोकंस्ट्रिक्शन करवा देते हैं। अब वो वेजोकंस्ट्रिक्शन ऑलरेडी हो चुकी है। उससे पहले क्या हुआ था कि जो एडीपी रिलीज हुई थी प्लेटलेट डैमेज होने के रिजल्ट में, ओके, प्लेटलेट डैमेज जैसे ही होएगा तो बेटा एडीपी रिलीज करेगा। एडीपी रिलीज होने के रिजल्ट में वहाँ पे एक पार्शली टेम्परेरी सील बनना शुरू हो जाती है। वेजोकंस्ट्रिक्शन के अंदर बेटा दो चीज़ें याद रखिएगा, एक स्ट्रोटनिन याद रखिएगा, एक थ्रोम्बोक्सिन याद रखिएगा। जो स्ट्रोटनिन होता है बेटा, ये जैसे ही प्लेटलेट्स डैमेज सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं तो वो एक अटैच होता है, एडिशन होना शुरू हो जाती है। उसके रिजल्ट में जो डैमेज वेसल्स होती हैं इनके अंदर वेजोकंस्ट्रिक्शन, जो नर्विंग हो रही होती है वो दो तरह से होती है। एक स्ट्रोटनिन की रिलीज होने की वजह से हो रही होती है, और दूसरा थ्रोम्बोक्सिन रिलीज होने की वजह से हो रही होती है। वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी। दूसरा प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होती है। प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन में ये होता है कि जैसे ही प्लेटलेट आता है वो उसके साथ अटैच होता है, एडिशन करता है। एडिशन करने के रिजल्ट में, और बेटा ये पहले सुन लें, उसके बाद लेम्फ नोड के बारे में बता देता हूँ। बेटा एक चीज़ जब बता रहा होता हूँ ना तो पहले वो कंफर्म कर लिया करें, सुन लिया करें। उसके बाद जब जिस चैप्टर के रिलेटेड क्वेश्चन हो फिर जाके उससे पूछा करें, ठीक है। इस तरह बेटा आप लोग, बाकी लोगों का रिदम भी खराब हो जाता होगा। बेटा एडिशन ये होता है कि एक अगर प्लेटलेट आता है वो डैमेज वेसल्स के ऊपर आके अटैच होता है, दैट इज नोन एज एडिशन। अगर उस प्लेटलेट्स के ऊपर और प्लेटलेट आके अटैच होना शुरू हो जाते हैं, दैट इज नोन एज एग्रीगेशन। तो पहले प्लेटलेट आएगा, अटैच होएगा, उसके साथ वो डैमेज होएगा। डैमेज होने के रिजल्ट में वो एडीपी रिलीज करता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। वो और ज़्यादा प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट करती है। अट्रैक्ट करने के रिजल्ट में क्या होता है कि वहाँ पे एग्रीगेशन होना शुरू हो जाती है। एडिशन होती है, उसके बाद एग्रीगेशन होती है। अब एग्रीगेशन क्या करती है, कोगुलेशन को लीड कर रही होती है और एक टेम्परेरी प्लग बना देती है, या प्लेटलेट उसे प्लग भी कहा जाता है। ये टेम्परेरी सील बना देती है, उस टेम्परेरी सील को प्लेटलेट प्लग कहा जाता है। और ये मैक्सिमम जो है ये डिपेंड कर रहा होता है ऑन द टाइप ऑफ इंजरी, ऑन द डैमेज, कि डैमेज कितना हुआ है। अगर कम डैमेज हुआ है तो मेनली जो प्लग फॉर्मेशन होती है वो विद इन 6 मिनट वहाँ पे बन जाता है। उसके बाद कोगुलेशन होती है। कोगुलेशन के अंदर बेटा एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, जिसमें फीडबैक मैकेनिज्म होता है, फीडबैक मैकेनिज्म के ये थ्रू कंट्रोल हो रहा होता है। और ये जो कोगुलेशन होती है ये बेटा कुछ फैक्टर्स होते हैं, जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अब वो जो फैक्टर्स हैं उनके अंदर फिब्रिनोजन आ रहा होता है बेटा, उसके अंदर फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स आ रहे होते हैं, एगमेन फैक्टर आ रहा होता है। इसके अलावा कैल्शियम आ रहा होता है, लिबाइल फैक्टर्स आ रहे होते हैं बेटा, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तकरीबन ये 8-10 के 12 फैक्टर्स हैं जो कि ब्लड कोगुलेशन क्लॉटिंग फैक्टर्स में हेल्प आउट करवा रहे होते हैं। अब ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं ये दो तरह से पाथवे को इनिशिएट करते हैं। वन इज इंट्रिंसिक पाथवे, अदर इज एक्सट्रिंसिक पाथवे। और जो इंट्रिंसिक पाथवे होता है बेटा, इसमें प्लेटलेट का रोल होता है। प्लेटलेट जैसे ही डैमेज होएगा, डैमेज ब्लड वेसल के साथ आके अटैच होएगा तो इनिशिएट कर देगा इंट्रिंसिक पाथवे को। और जैसे ही थ्रोम्बोप्लास्टन डैमेज वेसल से रिलीज होएगा या डैमेज टिश्यू से रिलीज होएगा, वो पाथवे को स्टार्ट कर देगा एक्सट्रिंसिक पाथवे को। अब ये दोनों पाथवे क्या करते हैं, ये प्रोथ्रोम्बन एक्टिवेटर को एक्टिवेट करते हैं। प्रोथ्रोम्बन बनता है, थ्रोम्बन कन्वर्ट हो जाता है, प्रोथ्रोम्बन कन्वर्ट हो जाता है इनटू थ्रोम्बन। उसके बाद ये फाइनल कॉमन पाथवे के अंदर आते हैं। प्रोथ्रोम्बन थ्रोम्बन के अंदर कन्वर्ट होएगा
और जो थ्रोम्बन है ये फिब्रिनोजन को एक्टिवेट करेगा, और फिब्रिनोजन क्या करता है कि एक लूज फिब्रन थ्रेड्स बना देता है, और उसके बाद वो जो थ्रेड बने थे वो रिट्रैक्ट करना शुरू हो जाते हैं, स्टेबलाइज क्लाट बनना शुरू हो जाता है। जैसे स्टेबलाइज क्लाट बनेगा तो एट द एंड उसकी फिब्रिनोलाइसिस हो जाती है। अब फिब्रिनोलाइसिस के अंदर अगेन एक्टिवेटर्स होते हैं, उस एक्टिवेटर के अंदर एक्टिवेटर क्या है कि जैसे एक्टिवेटर आएगा प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन के अंदर कन्वर्ट करेगा, और प्लाज्मिन जो है ये फिब्रन की ब्रेक डाउन करवा देगा। जैसे ही फिब्रन की ब्रेक डाउन होगी तो उसको फिब्रिनोलाइसिस कहा जाता है। तो ये बेटा इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे से ये एक्टिवेट हो रहा होता है। एक्सट्रिंसिक पाथवे में हमेशा याद रखिएगा कि थ्रोम्बोप्लास्टन डैमेज वेसल से रिलीज होने के बाद एक्सट्रिंसिक पाथवे के कैस्केड को स्टार्ट करा देता है, और जो इंट्रिंसिक पाथवे है उसमें जो ब्लड सेल्स होते हैं जिनके अंदर प्लेटलेट्स आते हैं वो डैमेज वेसल के साथ जैसे ही अडियर होंगे, अडियर होने के रिजल्ट में बेटा एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक में ये फ़र्क है कि एक्सट्रिंसिक जो डैमेज वेसल हैं उसके थ्रू एक्टिवेट हो रहा होता है, और इंट्रिंसिक का मतलब है कि ब्लड जो सेल्स हैं वो उसको ट्रिगर कर रहे होते हैं। अब ब्लड सेल की अगर वजह से जो पाथवे ट्रिगर हो रहा होता है वो इंट्रिंसिक पाथवे होता है, और जो डैमेज वेसल या थ्रोम्बोक्सन या थ्रोम्बोप्लास्टन के रिलीज होने से एक्टिवेट हो रहा होता है वो एक्सट्रिंसिक पाथवे है, और उसके बाद ये दोनों एक कॉमन पाथवे को रोल आउट करवा रहे होते हैं। फिब्रिन बेटा स्कार बन जाता है, उसके बाद उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या पूछा था आप लोगों ने? अच्छा, लिम्फेटिक सिस्टम की बेटा एक ओवरव्यू कर लेते हैं। पहले ये बता दें कि लिम्फ कैसे बनता है। नहीं, चले बेटा लिम्फेटिक सिस्टम में कुछ चीज़ें हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। उसमें मेनली जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो डिपेंड कर रहा होता है लिम्फ नोड के ऊपर। इसके अलावा लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर आता क्या क्या है? लिम्फ आ रहा होता है, लिम्फ वेसल्स आ रही होती हैं, लिम्फ नोड आ रहे होते हैं, लिम्फ आर्गन आ रहे होती हैं। इसके लिम्फ आर्गन के अंदर बेटा स्प्लीन और थाइमस आ रहा होता है, बोन मैरो आ रहा होता है, और टॉन्सल्स और पेयर पैचेस आ रहे होते हैं। ठीक है, फंक्शन के लिहाज से अगर हम बात करें तो सबसे पहले एवरी डे 21 लीटर, जो 21 से 24 लीटर है, इसकी टिश्यू ड्रेनेज होती है, और 3 to 4 लीटर जो है ये लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा बन रहा होता है। इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर रह जाता है। और बेटा क्वेश्चन आपका क्या है कि ओके सर इट्स नेसेसरी कि क्लाट फॉर्मेशन फिब्रिनोलाइसिस से हो। बेटा क्लाट
When the interstitial fluid is collected through tiny lymph capillaries, ओके ठीक है। अब आवाज आ रही है? डेफिनेटली बेटा यही चीजें इन्वॉल्व होती हैं। इसके अलावा लास्ट हमने क्लास में लास्ट क्लास में हमने लैक्टियल्स के बारे में डिस्कस किया था। लैक्टियल्स बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिन्होंने जो फैट होती है उसको या फैट सॉल्युबल जो विटामिन्स होते हैं उनको ऑब्जर्व करवा रहे होते हैं। इसके अलावा इम्यूनिटी का रोल प्ले कर रहे होते हैं, लाइक टी और बी लिम्फोसाइट्स होते हैं। जो टी लिम्फोसाइट्स हैं बेटा थाइमस से मिच्योर हो रहे होते हैं, और जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये बोन मैरो से मिच्योर हो रहे होते हैं। ठीक है। लैम्फ का आप लोगों को पता है कि कैसे बन रहा होता है, बाकी इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है लैम्फ की, वो ट्रांसपोर्ट कैसे होता है इसके लिए बेटा जो लैम्फ वेसल्स होती हैं वो एक तो आर्टरी के साथ पड़ी होती हैं, दूसरा इनके अंदर एक इंट्रिंसिक होती है जिसको लिम्फेटिक पंप भी कहा जाता है। तीसरा ये होता है कि जो रेस्पिरेटरी पंप है वो कंट्रोल कर रहा होता है कि जैसे ही आप इनहेलेशन और एक्सलेशन करते हैं तो चेस्ट कैविटी जो फॉल और राइज हो रही होती है, तो ये जो लैम्फ है उसको मूव करवाने में हेल्प करवा रहा होता है। दे ऑब्जर्व फैट, बेटा रिलीज नहीं करते ये फैट, इन्होंने फैट को ऑब्जर्व करना होता है और लैम्फ को एक मिल्की अपीयरेंस देनी होती है जिसे काइल कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा बेटा काइल यही होता है कि जब जो फैट है ना लैक्टियल ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्व करने के बाद जो लैम्फ होता है उसको मिल्की अपीयरेंस देते हैं, उसको काइल कहा जाता है। इसके अलावा और क्वेरी कोई है तो आपके पास 4-5 मिनट है पूछने जल्दी से। कोई क्वेश्चन लिम्फेटिक सिस्टम, सीवीएस, ब्लड के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, जीआईटी के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो वो बता दें। राइट लिम्फेटिक डक्ट, ओके बेटा राइट लिम्फेटिक डक्ट बता देता हूँ। बेटा पहली तो चीज़ ये है कि जो राइट और लिम्फेटिक डक्ट्स होती हैं, थ्रेसिक डक्ट और राइट लिम्फेटिक डक्ट होती है, इन्होंने एम्प्टी होना होता है सब क्लेविंग वेन के अंदर। अब देखिएगा कि जो थ्रेसिक डक्ट है और राइट लिम्फेटिक डक्ट है, जो थ्रेसिक डक्ट होती है बेटा ये सिस्टर्ना काइली से ओरिजिनेट हो रही होती है। इसकी जो लेंथ होती है ये 40 सेंटीमीटर होती है, और 40 सेंटीमीटर होने के रिजल्ट में इसने सब क्लेवियन लेफ्ट सब क्लेवियन थोरेसिक जो वेन डक्ट है वो लेफ्ट सब क्लेवियन वेन के अंदर ओपन हो रही होती है, अपना ब्लड ड्रेन करा रही होती है जो नेक ऑफ रूट में प्रेजेंट होती है। वेल अब इसने ब्लड कहाँ से ड्रेन करना होता है बेटा, याद रखिएगा जो थोरेसिक डक्ट है ना थोरेक्स, हेड और नेक लेफ्ट आर्म में। ठीक है, लेफ्ट हाफ ऑफ द थोरेक्स नेक यहाँ से ट्रेन करवा रही होती हैं, और बाकी जो राइट लिम्फेटिक डक्ट है, राइट लिम्फेटिक डक्ट बेटा सिर्फ 1 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती है। ये इसने भी राइट सब क्लेवियन वेन के अंदर अपना ड्रेनेज सेंड करनी होती है, और राइट हाफ ऑफ द थोरेक्स जो रह जाता है बेटा, अब नेटवर्क का इशू है मैं क्या कर सकता हूँ, कट रही है। ठीक है, राइट हाफ ऑफ द थोरेक्स जो रिमेनिंग पार्ट होता है, राइट हाफ ऑफ द नेक, हेड और नेक से ले रही होती है और राइट आर्म से ले रही होती है, ये राइट थोरेसिक डक्ट इसको ट्रेन करवा रही होती है। ठीक है, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? बेटा आवाज़ नेटवर्क की वजह से कटती है, अब पता नहीं मेरा नेटवर्क ख़राब है या आप लोगों का, ये मुझे नहीं पता। ठीक है, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन हो? ओके बेटा,
बस नेटवर्क एरर है, क्या कर सकते हैं इसको कोई हल नहीं है। अच्छा बेटा, जो मेसेंट्रिक एक्सेस होती हैं, मेसेंट्रिक फ्लेक्स ये होता है कि ये सेंसरी इंटरसेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, जीआईटी को जीआईटी की मूवमेंट को भी कंट्रोल करवा रहे होते हैं। टेक्ट्यूल्स बेटा होता है मैन्युफैक्चर्ड वेसल्स, कोई भी डक्ट है जब छोटी मैन्युफैक्चर्ड को हम आ जाता है। बेटा इंशाल्लाह बेस्ट विश एंड गुड लक।